बायोमोलिक्यूल, जिसमें जो है आपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स जो है और विटामिन जो है इनको पढ़ना था। मटेरियल आपको दिया गया, तो स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन क्लॉटिंग, इन ब्लड क्लॉटिंग? कौन सा विटामिन है जो आपके पास हेल्प करता है ब्लड की क्लॉटिंग के अंदर? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो विटामिन के जो है वो हेल्पफुल होता है आपके पास, बुशरा राफी, बिल्कुल ऐसे ही है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो है वो यूजफुल है। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर विटामिन के। मेरा नाम भी कामरान के से बनता है, तो क्लॉटिंग जो है उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, या किसी का भी निमोनिक जो है आप बना सकते हैं घर के अंदर। दूसरा, नेम द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो है बच्चा, जनरल फार्मूला क्या होता है? R/CH। यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप जो है लगा होता है, और यहाँ पे क्या लगा होता है? अमाइनो, NH2। अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है दोनों एक ही कार्बन के साथ कनेक्ट होते हैं आपके पास। ये आपके पास अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। हर अमाइनो एसिड के अंदर जो है आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है, ये तो हर अमाइनो एसिड के अंदर पाया जाएगा। फर्क कहाँ पे आएगा? इस आर की नेचर के ऊपर। आर की नेचर को जो है वेरी करते जाएंगे तो आपके पास मुख्तलिफ अमाइनो एसिड जो है वो बनते जाएंगे। अगर आर की जगह पे मैं एच लगा दूं, आर की जगह को, आर को मैं रिप्लेस कर दूं अगर एच के साथ, तो मेरे पास बच्चा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बन जाएगा। जो क्या है आपके पास? ग्लाइसिन है आपके पास। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड क्या है आपके पास? ग्लाइसिन है। आर की जगह अगर मैं CH3 लगा दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास एलानीन बन जाएगा, एलानीन बन जाएगा। तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड पूछा गया, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है आपके पास? ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है आपके पास, कायरल कार्बन कोई नहीं है इसके अंदर। ग्लाइसिन के अंदर कोई भी कायरल कार्बन मौजूद नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ? जी बच्चा, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल जो है कौन सा है? साल्ट है, प्रोटीन है, लिपिड है, या कार्बोहाइड्रेट है? बायोमोलिक्यूल क्या लगाया आप लोगों ने? शाबाश। रुकिया कह रही है डी लगाया, कार्बोहाइड्रेट लगाया, शाबाश। कार्बोहाइड्रेट जो है आपके पास मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है अर्थ के ऊपर। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? डी है। नेक्स्ट है, विच वन इज द वाटर सोलुबल वाइटामिन? इनमें से कौन सा जो है वाटर सोलुबल वाइटामिन है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन सी? बच्चा, वाटर सोलुबल विटामिन जो है वो आपके पास कौन से होते हैं? दो होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो आपके पास क्या है? वाटर सोलुबल विटामिन। और कौन से होते हैं आपके पास? फैट सोलुबल विटामिन। फैट सोलुबल विटामिन्स के अंदर आपके पास क्या क्या आते हैं? फैट सोलुबल विटामिन्स के अंदर आपके पास एडिक से याद रखना है, एडिक, ADE के, एडिक, ऐसे लिख लें, एडिक से याद रखना है आपने। ये आपके पास फैट सोलुबल विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, फैट सोलुबल विटामिन। पूछा गया वाटर सोलुबल कौन से हैं, तो वाटर सोलुबल बी और सी है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? सी। विटामिन सी जो है आपके पास क्या है? वाटर सोलुबल विटामिन है। AKD जो है आपके पास फैट सोलुबल विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ फैट सोलुबल विटामिन? इनमें से कौन सा जो है आपके पास फैट सोलुबल विटामिन है? अभी बताया फैट सोलुबल विटामिन को एडिक से याद रखना है आपने, एडिक से याद रखना है। विटामिन सी वाटर सोलुबल है, बी वाटर सोलुबल है, विटामिन के आपके पास क्या है? फैट सोलुबल विटामिन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? सी हो जाएगा। मैडम जो है आपको अभी इंग्लिश और बीएड की भी डिस्कशन कराती है, केमिस्ट्री की हो जाए। प्लांट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू व्हाट? जी बच्चा, क्या लगाया? प्लांट ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? लिपिड्स के अंदर, स्टार्च के अंदर, प्रोटीन के अंदर, या अमाइनो एसिड के अंदर? शाबाश। प्लांट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू व्हाट? शाबाश, स्टार्च के अंदर। शाबाश। प्लांट ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? रुकिए, शाबाश, बिल्कुल सही बताया, स्टार्च के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं। बुशरा राफी ने भी बिल्कुल ठीक बताया। तो राइट ऑप्शन जो है आपके पास क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, विच इज नॉट प्रेजेंट इन RNA? RNA के अंदर जो है क्या मौजूद नहीं होता? बहुत ही कॉमन सा सवाल है आपके पास। विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन RNA? डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट यूनिट, राइबोज शुगर, या नाइट्रोजनस बेस? जी बच्चा, क्या लगाया आप लोगों ने?
कौन सी चीज जो है आरएनए के अंदर राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो है वो एब्सेंट होती है? शाबाश। ए अब्दुल हन्नान कह रहे हैं कि ए है, बिल्कुल शाबाश शाबाश। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। रुकैया, बुशरा, राफी सारे जो हैं यही कह रहे हैं। तो बच्चा राइट ऑप्शन भी जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास ए है। डीऑक्सीराइबोज शुगर बच्चा डीएनए के अंदर मौजूद होती है। डीएनए के अंदर डीऑक्सी, डी का मतलब है रिमूवल, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन। वहां पे होता क्या है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है वहां से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, इसीलिए डीएनए के अंदर जो शुगर आप यूज करते हैं वो डीऑक्सी होती है। डीऑक्सी शुगर, शुगर जो होती है उसकी कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन आप रिमूव कर देते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर यूज करते हैं डीएनए के अंदर। आरएनए के अंदर क्या यूज करते हैं, राइबोज शुगर यूज करते हैं, फास्फेट यूनिट नाइट्रोजनस बेस, बाकी सारी चीजें यूज होंगी। तो राइट ऑप्शन जो है इसका क्या जाएगा आपके पास, ए। नेक्स्ट है आपके पास रेफिनोजेस। रेफिनोज आपके पास क्या होगा, मोनोसक्राइड होगा, डाइसक्राइड होगा, ओलिगोसक्राइड होगा या पॉलीसक्राइड होगा? शाबाश, जल्दी से बताओ। हाँ, रेफिनोज आपके पास क्या होगा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। रेफिनोज इज व्हाट? मोनोसक्राइड, डाइसक्राइड? अब्दुल हनान कह रहे हैं ओलिगोसक्राइड होगा, बिल्कुल। डाइसक्राइड के अंदर 2 यूनिट्स के अंदर मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस के ऊपर 2 यूनिट्स देता है। बच्चे अपने आप को म्यूट कर लें, इशरत में म्यूट कर देता हूँ आपको। चलो, चलो। अच्छा, रेफिनोज क्या है आपके पास, ओलिगोसक्राइड है। ओलिगोसक्राइड हाइड्रोलिसिस के ऊपर 3 से जो है 10 के राउंड अबाउट जो है ये आपके पास क्या करते हैं, मोनोसक्राइड जो है वो क्रिएट करते हैं हाइड्रोलिसिस के ऊपर। तो रेफिनोज जो है आपके पास ये क्या है, ये ट्राइसक्राइड है, 3 यूनिट जो है इसके अंदर लिंक है। तो रेफिनोज जो है किसकी कैटेगरी के अंदर आएगा, ओलिगोसक्राइड के अंदर आएगा। ओलिगोसक्राइड राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सही है। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट आरएनए इन द सेल। आरएनए जो है 3 टाइप्स का आपने पढ़ा होगा, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो आरएनए के अंदर जो है जो सबसे अबंडेंट, सेल के अंदर जो आरएनए सबसे अबंडेंट होता है आपके पास वो कौन सा होता है, राइबोसोमल आरएनए। ए जो है वो आपके पास करेक्ट है, राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट आपके पास नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधापन, इज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? किस विटामिन की वजह से जो है रात का अंधापन जो है वो होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? जल्दी से बताओ। शाबाश, अब्दुल हनान कह रहे हैं कि विटामिन ए की वजह से। देखिए आई से रिलेटेड जो भी आपके पास डिजीज होंगी ना, आई से, आंख से रिलेटेड, उनका जो काज होगा आपके पास वो क्या होगा, वो आपके पास हमेशा नाइट ब्लाइंडनेस काज करेंगे। आई से रिलेटेड जो होंगी आपके पास, उनमें कौन सा विटामिन हेल्पफुल होगा, विटामिन ए आपके पास, विटामिन ए। अच्छा, किसने पूछा, बच्ची ने सवाल पूछा, ओलिगोसक्राइड और डाइसक्राइड। डाइसक्राइड के अंदर बच्चा 2 यूनिट्स की फॉर्मेशन होगी, 2 यूनिट्स की फॉर्मेशन होगी रुपया। कंपाउंड जो है जैसे सुक्रोज है, हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलिसिस होगी आपके पास। सुक्रोज आपके पास क्या है, डाई सक्राइड है। सुक्रोज किससे बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। लैक्टोज भी क्या है, डाई सक्राइड है। लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बना होता है। ओलिगोसक्राइड के अंदर जो यूनिट है ना, 2 से ज्यादा होंगे आपके पास। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10। तो आपको जो अभी रेफिनोस एग्जांपल दी उसके अंदर 3 यूनिट जो है शुगर के वो कनेक्ट थे आपके पास। 3 मोनोसक्राइड जो है वो लिंक करके जो है वो बना रहे थे आपके पास रेफिनोस। 3, 2 हो तो डाइसक्राइड, 3 से ज्यादा हो, 3 से 10 तक की रेंज में हो तो ओलिगोसक्राइड आप कहते हैं। नहीं, पॉलीसेक्राइड 10 से ज्यादा होंगे आपके पास। 2 to 10 जो है नॉर्मली आप इनको ओलिगोसेक्राइड के अंदर कहते हैं। पोली जो है 10 से ऑनवर्ड आपके पास। ब्लाइंड ब्लाइंडनेस जो है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। तो आंख से रिलेटेड जो भी इश्यू होगा वो विटामिन ए जो है उसको टैकल करेगा, वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर बोन एंड टूथ ग्रोथ? हड्डियों के लिए जो है कौन सा विटामिन, आजकल तो जैसे सर्दियां पड़ रही हैं लोग धूप में चले जाते हैं। क्यों धूप में चले जाते हैं, लोग कहते हैं धूप में चलो, जो विटामिन डी जो है वो आप लो। विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए जो है, जिनको हड्डियों का इश्यूज होता है तो उनके लिए जो है कौन सा विटामिन जो है सबसे फ्रूटफुल है आपके पास, विटामिन डी। विटामिन डी।
नेक्स्ट है आपके पास ऑरेंजेस, लेमन, टोमेटोज आर रिच सोर्स ऑफ व्हाट। तुर्श चीजें हैं ये सारी, ऑरेंजेस, लेमन, आजकल तो ऑरेंजेस का जो है मौसम है। चलो मुझे एक छोटी सी चीज बता दो, माल्टे जो है वो किस जगह के मशहूर है सबसे ज्यादा? पाकिस्तान में जो है, बल्कि पंजाब के अंदर जो है माल्टे किस एरिया के सबसे ज्यादा मशहूर है, कोई बता सकता है? चकवाल। चकवाल की मशहूर है, पक्की बात है? चकवाल की तो रेवड़ी मशहूर नहीं है? सरगोदा, शाबाश, बुशरा राफी ने सही बताया, सरगोदा, सरगोदा की जो माल्ट है ना वो ज्यादा मशहूर है। आजकल तो माल्टों का मौसम भी आपके पास आया हुआ है। सरगोदा नंबर 1 पे जाता है पाकिस्तान के अंदर। जानिया के अंदर भी जो है माल्टे के काफी सारे वैसे लगे हुए हैं पौधे। अब मैं डेली जाता हूँ ना कॉलेज, तो रास्ते में जो है बहुत सारे बाग जो है वो आ रहे होते हैं ऑरेंजेस के। मशहूर सरगोदा के हैं, चकवाल की रेवड़ी मशहूर है। चलो, ऑरेंजेस, लेमन एंड टमाटोज तुर्श चीजें हैं, तो तुर्श चीजों में कौन सा विटामिन होगा? विटामिन सी आपके पास होगा। Oranges, lemon, tomatoes are rich source of what? They are rich source of vitamin C. Vitamin C. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच नाइट्रोजनस बेस इज एब्सेंट इन आरएनए? आरएनए में जो है कौन सी नाइट्रोजनस बेस नहीं होती? एडेनिन, गेवानिन, थाइमिन या साइटोसिन? जल्दी से बताओ। विच नाइट्रोजनस बेस इज एब्सेंट इन आरएनए? जल्दी जल्दी बताओ, निकम्मो जल्दी से बताओ। एडेनिन होती है आरएनए में, गेवानिन, थायमीन, साइटोसिन? शाबाश। टी, थायमीन जो है आरएनए के अंदर नहीं होती। थायमीन डीएनए के अंदर होती है, आरएनए के अंदर थायमीन को आप रिप्लेस कर देते हैं यूरासिल के साथ। यूरासिल के साथ। तो आरएनए के अंदर थायमीन एब्सेंट होती है, थायमीन की जगह क्या मौजूद होती है? यूरासिल मौजूद होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा आपके पास? सी, थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? लैक्टोज किससे बनेगा? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। ग्लूकोज ग्लैक्टोज क्या बनाएंगे आपके पास? लैक्टोज बनाएंगे, याद रखना है आपने हमेशा। ग्लूकोज ग्लूकोज क्या बनाएंगे आपके पास? माल्टोज बनाएंगे, माल्टोज बनाएंगे, डाइसक्राइड बनाएंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या बनाएंगे आपके पास? सुक्रोज बनाएंगे, सुक्रोज बनाएंगे। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज ये याद रखने हैं। माल्टोज किससे बनता है? दो ग्लूकोज से। लैक्टोज ग्लूकोज लैक्टोज से। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सुक्रोज बनाते हैं मिलकर आपके पास। और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है दोनों एक दूसरे के, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों एक दूसरे के एपीमर हैं। एपीमर है। एपीमर क्या होते हैं? नेट पे सर्च करना है आप लोगों ने, फिर मुझे बताना है, नेक्स्ट टाइम पूछूंगा। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज एक दूसरे के एपीमर हैं। क्यों एपीमर है ये आपने देखना है, ये थोड़ा सा आपके लिए काम है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन अप्रोक्सीमेटली, ये तो आपकी बुक से ही दिया गया, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर जो है अप्रोक्सीमेटली कितनी किलो कैलोरीज जो है वो मौजूद होती है? जल्दी से बताओ। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन के अंदर, एनीवन, एनीवन, नो वन? 4 किलो कैलोरीज जो है वो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन के अंदर मौजूद होती है, 4 किलो कैलोरीज। फिर पेपर में चले जाते हो ना, क्या कैसे पूछ रहा है, फिर वो समझ नहीं आती कि हमें कैसे क्या पता कि 1 ग्राम के अंदर कितनी है, बुक की वर्डिंग है। तो 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 किलो कैलोरीज जो है वो मौजूद होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मेंटेन्ड बाय, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का किसकी वजह से मेंटेन होता है? पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मेंटेन होता है, आयोनिक बॉन्ड नहीं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मेंटेन होता है, राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट? हाँ भाई, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन या ग्लिसरॉल्डिहाइड? क्या लगाया? सिंपलेस्ट, बी लगाया। शाबाश। सर मैंने ग्लूकोज लगाया, बुशरा राफी ने ग्लूकोज लगाया, गलत है। अब्दुल हन्नान ने भी ग्लूकोज लगाया, गलत है। हिना अरशद ने ग्लिसरॉल्डिहाइड लगाया, बिल्कुल ठीक है। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मेरा बच्चा ग्लिसरॉल्डिहाइड है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ये देखो, ये ओ एच, ये एच, और ये CH2OH। 3 कार्बन है, ट्राइओसिस है आपके पास, ये ट्राइओसिस है आपके पास। ये आपके पास सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, क्या नाम है इसका? ग्लिसरॉल्डिहाइड। और कौन सा ग्लिसरॉल्डिहाइड है? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। दो ग्लिसरॉल्डिहाइड आपने पढ़े होंगे, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड उसको कहते हैं जिसमें
ये वाली कार्बन के साथ OH जो है किस डायरेक्शन में हो, राइट डायरेक्शन में हो तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये आपके पास एक होता है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या होता है आपके पास, OH जो है आपके पास किधर आ जाता है, लेफ्ट साइड पे आ जाता है। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड अगर वो पूछे तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, याद रखना है आप। नेक्स्ट वन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन अमाइनो, व्हाट इज अ बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड जो है, दो अमाइनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है, एसिडिक बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है या हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। दो अमाइनो एसिड के दरमियान में बच्चे हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। जैसे ये आपके पास एक अमाइनो एसिड है RCH, यहाँ आपने ले लिया COOH और यहाँ आपने ले लिया NH2। ये एक अमाइनो एसिड है। दूसरे अमाइनो एसिड के साथ अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं, ये COOH है, यहाँ पे ये CH है, ये आपके पास NH2 है, ये आपके पास R है। इन दोनों अमाइनो एसिड को रिएक्ट कराओ, यहाँ से H यहाँ से OH, इनको निकालो, आपके पास क्या लिंकेज बनेगा, आपके पास NH C डबल बॉन्ड O। बाकी ये चीज़ें लगा लो यहाँ पे, ये चीज़ें C डबल बॉन्ड, बाकी चीज़ें ये एसिड रहेंगी, यहाँ से ये चीज़ें एसिड रहेंगी। ये जो लिंकेज बन रहा है C डबल बॉन्ड ONH, इस लिंकेज को बोलते हैं बच्चा पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड जो है इसकी फॉर्मेशन आपके पास होती है, हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है अमाइनो एसिड। ये स्ट्रक्चर भी जो है वायवे के अंदर, अगर टेस्ट क्लियर हो गया वायवे के अंदर ये पूछ भी सकता है। विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सोप। सोप में मेजर कंपोनेंट क्या होता है, फैटी एसिड, प्रोटीन, पाम ऑयल या सैकराइड। शाबाश। सोप कभी बनाई है, मैट्रिक में मैंने बनाई थी, मुझे बल्कि 8 क्लास में मैंने बनाई थी, मुझे याद है। शाबाश, हिना अरशद अब्दुल हनान, बिल्कुल ठीक है। सोप के अंदर जो मेजर कंपोनेंट होता है वो आपके पास क्या होता है, फैटी एसिड। फैटी एसिड होता है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ मेनी ग्राम ऑफ फास्फोरस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर कितने ग्राम फास्फोरस जो है मौजूद होती है, 454 ग्राम, 456, 458 या 460। जी, बुक की स्टेटमेंट है। शाबाश, बुशरा राफी ने बिल्कुल ठीक बताया। इंसानी जिस्म के अंदर 454 ग्राम फास्फोरस जो है वो मौजूद होती है, 454 ग्राम फास्फोरस मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फैट्स आर हेल्थियर फॉर बॉडी। कौन सी फैट्स जो हैं वो हेल्थी होती हैं बॉडी के लिए, सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, बोथ या नन। हाँ भाई, कौन सी फैट्स अच्छी हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। शाबाश। अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो आपके जिस्म के लिए जो है वो अच्छी होती हैं। सैचुरेटेड फैट्स ये बैड LDL बनाती हैं आपके पास, बैड LDL बनाती हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स गुड LDL बनाती हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं ये सेहत के लिए अच्छी होती हैं आपके पास। सैचुरेटेड फैट्स जो है ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती आपके पास। नेक्स्ट है, टू व्हाट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल डू इंजाइम बिलोंग। इंजाइम जो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से नहीं, लिपिड से नहीं, न्यूक्लिक एसिड से नहीं। इंजाइम और प्रोटीन इन नेचर होते हैं आपके पास। तो इंजाइम जो है किस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, प्रोटीन से बिलोंग करेंगे। राइट ऑप्शन आपके पास डी हो जाएगा। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बुक की वर्डिंग है आपके पास। जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, CnH2ON। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है, जनरल फार्मूला जो है आपके पास ही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिकेट्स इन चाइल्ड हुड अकर ड्यू टू लेक ऑफ, चिल्ड्रन आना था यहाँ पे। रिकेट्स बीमारी है, बच्चों के अंदर पाई जाती है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। जी बच्चा, विटामिन डी की वजह से। शाबाश, हिना अरशद, बुशरा राफी, सारे जो है विटामिन डी के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो रिकेट्स जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है आपके पास। डी डी डी, चलो ठीक हो गया। नेक्स्ट है, विच वाइटामिन गेट डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग। कौन सा ऐसा वाइटामिन है जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है जब आप उसको हीट करते हैं ज्यादा। विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है एक्सेसिव हीटिंग के ऊपर। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है, विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है एक्सेसिव हीटिंग के ऊपर। बी जो है वो आपके पास करेक्ट है, बी ऑप्शन, विटामिन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी काजेज बेरी बेरी। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी बेरी बेरी जो है वो काज करती है। तो बताओ बच्चा, विटामिन B1 है, B2 है, B6 है या B12 है। जी, शाबाश। B1 की डेफिशिएंसी जो है बच्चा वो बेरी बेरी काज करती है। राइट ऑप्शन जो है वो 28 का ही है। FPSC में जो है विटामिन से एक MCQ लाजमी आएगा। इसको जो है मजीद देखें, चार्ट भी बना हुआ था 10th की बुक के अंदर, उसको भी लाजमी देखें जो भी आपका। अच्छा, तो केमिस्ट्री की जो है वो डिस्कशन खत्म हुई। मैडम आप क्लास में ही है, डिफरेंट है।
डाइसक्राइड ओलिगोसक्राइड डिफरेंट है, बता चुका हूँ, वीडियो मिल जाएगी। जी जी, मैं क्लास में ही हूँ सर। चले मैडम, आप संभालें। लेकिन आई थिंक सो टाइम कम हो रहता होगा, आप लिंक नहीं खत्म नहीं, कर दे, टाइम मैं बहुत न्यू पड़ा है मैडम, जनरेट कर टाइम लेती बहुत ज्यादा पड़ा है, 20 मिनट पड़ी है अभी तो, 20 मिनट हूँ। हुए, 20 मिनट पड़ी है आपके अच्छा पास। चलो ठीक है, फिर आप मुझे होस्ट बना दें, इसी में होस्ट बना दें। मैं आपको भी होश बना देता हूँ, एक सेकंड दें मुझे। डाइसक्राइड में 2 यूनिट होंगे आपके पास ग्लूकोज के। ओलिगोसक्राइड 2 to 10 यूनिट जो है वो क्रिएट करता है हाइड्रोलिसिस के ऊपर। रेफिनोज ओलिगोसक्राइड है। बुक में देखो एंड पे जो है ये आया भी हुआ है, उसमें एमसीक्यूज में भी आया हुआ है। मैडम होस्ट बन गई हैं आप? जी हो गया है, बट मेरे पास एक्सेस नहीं आई ऊपर नीचे करने की। एलडीएल मीन्स सर, एलडीएल होता है नॉन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। दीज आर गुड फॉर द हेल्थ। एक होता है एचडीएल, एक होता है एलडीएल। एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी एब्रिवेशंस होते हैं आपको। जी जी, ऐसे ही है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो एलडीएल है, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। तो अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो मौजूद होता है, जो सेहत के लिए अच्छा है आपके पास। ठीक हो गया। ओके जी, हमारा इंग्लिश का पहला एमसीक्यू है आज। बल्कि आप लोग अपने चैट बॉक्स खोलते रहो, इजी थे। आप मुझे बताओगे जल्दी जल्दी से एबीसीडी की फॉर्म में आंसर्स। तो पहली स्टेटमेंट आपके ने पिक करनी, पिक द राइट स्टेटमेंट। एडजेक्टिव कंप्लीट था इस बार आपका टेस्ट में। तो आप लोगों ने क्या लगाया है इसमें से? मैम मेरे इंग्लिश के एमसीक्यूज बहुत गलत हुए आज, कोई मसला नहीं है ही ना, हम अभी डिस्कशन कर लेते हैं क्यों गलत किया आपने। गलतियों से सीखते हैं, कोई मसला नहीं है। देखो इसमें क्या लगाया है। मैम देखो, बस पूछना। पहले मैं सिंपल देती थी। आज तो बल्कि पहले मैंने बहुत बड़ी मुझसे गलती, पता है क्या हुई आज बनाते हुए? आज मुझसे गलती ये हुई कि ना पेडागोगी का सी पार्ट था। बाई चांस मैंने गलती से डी खोल लिया, और मैंने ना उसमें बड़े सिनेरियोज बनाए अपनी तरफ से। और जब मैंने 7 से 8 एमसीक्यू बना ली, फिर एकदम मेरे जहन में आया कि आज तो पार्ट सी है, मैं डी की वीडियो बनाने लगी थी असल में। ये लास्ट में वीडियो बन नहीं पाई थी, जरा वो हो गई थी बिजी। मैंने कहा पहले मैं आज वीडियो बना लेती हूँ, और वही खुला था, और वही मैंने एमसीक्यू फिर मैंने सारे डिलीट किए, फिर दोबारा बनाए। तो अपनी तरफ से मैंने कॉम्प्लेक्सिटी डाली थी, बट उतनी नहीं डाल पाई जो मैं पहले डाल रही थी। कि जब फिर बंदे का मूड वो हो गया था। टाइम भी और ऐसे मुश्किल मुश्किल आएंगे, कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं। पेडागोगी का मटेरियल ज्यादा होता है असल में। रुको, ये अभी कम किया, पिछले बैच वाले अगर बच्चे हैं ना उनसे पूछो। अभी इनको ना ये 3 3 4 4 दिन में करवाया था। इस बार फिर आप लोगों को ये पार्ट एफ तक जाएगा क्लास में, ये ना मॉड्यूल है ही बहुत लंबा। क्लास मैनेजमेंट आपका भी ये ABCDEF तक है। फिर इसके बाद लेसन प्लानिंग रहता है, वो आपका ABCDEFG, शायद आई थिंक सो H तक जाएगा। तो हमारे पास टाइम ही इतना था, इससे ज्यादा शॉर्ट ना पॉसिबल नहीं बन चुका था। अभी मजीद आपके लिए शॉर्ट किया है, वरना लास्ट टाइम 4 4 दिन में कंप्लीट कर लेता, इस बार 6 और 7 दिन में आप लोग तो ट्राई करेंगे थोड़ा सा और कम करने की, अगर पॉसिबिलिटी है इसको लॉन्ग टेस्ट में एडजस्ट करने की ट्राई करते हैं, चलो। अच्छा, ये हमारा पहला पहला एडजेक्टिव का था। इसका जो एब्रीवेशन रूल दिया गया था, रूल नंबर 40, उसमें था ऑप्शाकॉम। एक एब्रीवेशन आपने याद रखनी है, ऑप्शाकॉम। ऑप्शाकॉम हम कहते हैं जब भी आपके पास बहुत सारी एडजेक्टिव्स आ जाएं एक ही सेंटेंस में, तो आपने इस चीज को जहन में रखना है। एक एब्रीवेशन है, ऑप्शाकॉम स्टैंड्स फॉर ओपिनियन, OP। देन शेप, उसके बाद आपके पास आते हैं एज। एज जो है ये ओपिनियन, ये शेप, ये एज, ये है आपके पास कलर, ये है ओरिजिन, ये है मटेरियल। आप इसकी सीक्वेंस रखोगे। तो सबसे पहले आपने क्या रखना है? ओपिनियन, मतलब ओपिनियन से मतलब है तारीफ, किसी चीज के बारे में थोड़ी सी राय जो होती है। फिर उसकी शेप कैसी है, फिर उसका कलर, फिर उसकी ओरिजिन, फिर उसका मटेरियल। तो इन अगर आप इन सारी सीक्वेंस को रखते हो तो इज अ लिटिल, उसकी शेप ओल्ड है वो, उसका फिर आपने एज डिस्कस करनी है। सॉरी मेरा नेट, एक सेकंड दें। आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर मेरी? यस मैम। अच्छा ठीक हो गया, मुझे लगा कि मेरे पास ना नेट नेट इन अनस्टेबल आ गया था। तो देखो, अब इसके बारे में आपने ये सीक्वेंस रखनी है। अब इसमें आप लोगों ने क्या लगाया मुझे बताओ जरा, ABCD में से मैं फिर बताती हूँ इसमें ऑप्शन है कौन से, ठीक? इसमें मैंने बता दिया है, ए ऑप्शन है। इसमें आप बिल्कुल इसमें आप लगाओगे इट इज अ, वैसे पूरा सेंटेंस है, इट इज अ लवली लिटिल ओल्ड, मैंने लवली स्किप कर दिया था वहां से। लिटिल, फिर आप ओल्ड पे जाओगे, फिर ब्राउन पे जाओगे, फिर आप उसकी ओरिजिन ब्रिटिश पे जाओगे। एट द एंड वो किस चीज की बनी है? वो वुडन मटेरियल की बनी है। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो ठीक बनता है कि सारी जो सीक्वेंस, ओपिनियन तो इसमें है ही नहीं ना, वो शेप से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट बन बनेगा।
उसके बाद आपका जी जो नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑप्शा कॉम, इसको आपने एब्रीविएशन याद रखना है, थोड़ा सा एक बार दो बार करोगे। ओपिनियन शेप, और क्या है, ओपिनियन शेप, एज, एज कलर, और मटेरियल है डेट। पिक द राइट वन। इसमें आपने क्या लगाया है, आई हैव परचेज्ड एनी वीट, आई हैव परचेज्ड। बी सी दोनों ठीक लगे। बी सी भी मैंने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। यस इट इज अ मैम। लिटिल ब्राउन, देखो मैंने इसमें क्या किया है, ओल्ड को मैं बाद में लेके आई हूँ, ब्राउन को पहले, आपने कलर को बाद में लेके आया है, आपने उसकी एज उसको पहले लेके जाना है। देखो एज पहले है ना, इस वजह से थोड़ा सी, बस थोड़ा सी चेंजिंग है। अच्छा नेक्स्ट का कह रही हो, ठीक हो गया। आपने लगाया है बी, रुपया, ठीक है। हिना इसका है, आई हैव परचेज्ड, आई हैव तो परचेज्ड सम वीट, सुडोकू भी लग बिल्कुल रहा ठीक है। हमारे पास सम और एनी के लिए था कि आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में सम यूज करते हो, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप एनी का वर्ड यूज करते हो। तो देखो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आप सम का यूज करोगे सिंपली, आई हैव परचेज्ड सम वीट। है। मैम अगर हैव वाला सी में यूज करते तो फिर एनी आ जाता है, इसलिए वो किसमें गलत है। आई, हाँ देखो सी वाला मैम जो ऑप्शन, सी है। बिल्कुल है, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, हैव यू परचेज्ड एनी वीट आ जाएगा फिर आपका। अगर नॉट आएगा या हैव स्टार्ट में चला गया है, सवाल ये क्वेश्चन बन गया है, तो आप उसमें फिर एनी का वर्ड यूज करोगे। सम हमेशा पॉजिटिव में यूज होगा, एनी हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, एडजेक्टिव के लिए आप यूज करते हो। ठीक हो गया। पिक द राइट वन। इसमें क्या लगा है, ये अक्सर आया होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है, इसकी स्टेटमेंट्स को। मोस्टली इसमें आंसर नन होता है, लेकिन मैंने इसमें आंसर रखा था, आई थिंक सो। इसमें क्या लगा है, ईच ऑफ टू बॉयज हैज फिनिश्ड, ए लगाया है एग्जैक्टली exactly। इसमें आपने जो ध्यान देना होता है वो देना होता है, ईच एक तो दो बंदों के लिए यूज होता है, ठीक है, ईच एंड एवरी, एवरी मोर देन टू के लिए होता है, ईच दो बंदों के लिए। तो ईच ऑफ द टू, एक बस जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि इसके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, ईच ऑफ द टू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, और इसकी वर्ड लगा देते हैं बॉयज को देख के स्टूडेंट्स, लेकिन आपने क्या करना है, ईच ऑफ द टू बॉयज जो आएगा, हैज आएगा उसके साथ, तो ए ऑप्शन आपका राइट वन था इसमें। एक मिनट रुकिए, हमारी रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं ये चेक करूँ। ठीक हो गया, अभी रिकॉर्डिंग ऑन हुई है। पिक द राइट वन। हाँ जी, इसमें क्या लगाया है, ही इज वेरी अफ्रेड ऑफ कॉकरोचेस, मच अफ्रेड ऑफ कॉकरोचेस, एंड वेरी मच अफ्रेड ऑफ कॉकरोचेस, और नन ऑफ द। एग्जैक्टली बी ऑप्शन आपका राइट वन था। आपके पास कुछ एडजेक्टिव्स थे जो ए से स्टार्ट होते थे, अफ्रेड, अफ्लोट, और कौन से थे मुझे इस टाइम, अलाइक, अलाइट, अलाइव, अवेक। इनके साथ आप वेरी का लफ्ज कभी भी यूज नहीं करते, आप हमेशा उसके साथ मच का यूज करते हो, तो ही इज मच अफ्रेड ऑफ कॉकरोचेस। और वेरी मच कुछ भी नहीं होता जब आप इन ए वालों के साथ लगा का यूज करोगे। हाँ ही ना, ए इसलिए लगाया ना कि आपने कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, ये तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हमारे जो ए से स्टार्ट होते हैं, अलाइव, अफ्रेड, अफ्लोट, वेरी लगाते नहीं हो, ऑल्दो वो ठीक लग रहा होता है देखने में, लेकिन बस अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर रूल्स आप उनके साथ नहीं लगा सकते वेरी। पिक द राइट वन, इसीलिए मैंने एडजेक्टिव को तीन में, हालांकि आज हमारी जो थी आपने देखा होगा उसमें हमारे पास ना वो थी प्रपोजिशन। मैंने टाइमली इसको ना जब देखे ना 40 रूल्स हैं, तो मैंने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने शेड्यूल को नहीं फॉलो किया कि एट द एंड शेड्यूल में कुछ चीज़ें इंग्लिश की रिपीट हो रही हैं, वो सारा रिपीट की बजाय आप 20 रूल्स पहले कर लो, 20 एट द एंड, आखिर में 10 और सारा डिवाइस कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ आ रहा होता है इनसे ना, एडजेक्टिव से काफ़ी पेपर आता है आपका। अच्छा जी, पिक द राइट वन। Book was sent to the teacher concerned. Book was sent to the concerned teacher. इसका लगाना था हिना आपने ए है इसका ए ठीक हो जाता है। बुशरा आपने इसका बी लगाया है, आई थिंक सो बी गलत था। देखो हमारे पास इनफ, कंसर्न्ड, ये हमेशा नाउन के बाद यूज होते हैं, कभी भी नाउन से पहले यूज नहीं होते। थ्री वर्ड्स हैं। मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को याद रहें। अब ये याद रखना, वर्थ, इनफ और कंसर्न्ड, ये थ्री वर्ड्स हैं, ये हमेशा नाउन
यूज होते हैं, नाउन से पहले नहीं यूज होते। तो नाउन आपका टीचर है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल बुक वाज सेंट टू द टीचर, कंसर्न्ड उसके बाद आएगा, पहले नहीं आता। जबकि हम इंग्लिश में बोलते हैं वो गलत बोल देते हैं, कंसर्न टीचर बोलते हैं, हम लिखते भी इस तरह है बोलने में भी। तो यहाँ पे स्टैंड गलती, सी में गलती थी, बुक्स वॉज लगा दिया, बुक्स के साथ फिर वर आता। मैंने लिखा है मैम अभी बुक चैट। अच्छा मैंने लिखा नहीं है ये, असल में डायरेक्ट मैसेज हुआ है, सॉरी, मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये अब दोबारा देख लो। बुक भी तो नाउन है। बुक भी नाउन है, टीचर भी नाउन, आपके पास इसमें दो नाउन। नाउन क्या होते हैं, टीचर है ऑब्जेक्ट, लेकिन है तो नाउन ना, किसी भी चीज का नाम है, कॉमन नाउन है बेशक, वो है नाउन। तो ये तीन वर्ड्स, वर्थ, इनफ और कंसर्न्ड, ये हमेशा नाउन के मैम बाद ये यूज अच्छा होते एमसीक्यू था लेकिन समझ नहीं आ रहा था। हैं। क्या था? ट्रिकी था? अच्छा एमसीक्यू था लेकिन समझ नहीं आ रहा था। मैंने टीचर को सब्जेक्ट ट्रिकी लग रहा था। मैंने टीचर को ना सब्जेक्ट बना लिया और फिर बुक को नाउन बना के ना उस तरह सॉल्व करने लग गई। देखो तो फिर मेरा गलत हो गया। एग्जैक्टली, जब आप देखो नाउन वाली चीजें अलग होती हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब अलग है। एक सेंटेंस मोस्टली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी कंसर्न हो सकते हैं, और सब्जेक्ट और वर्ब जरूरी होगा एक सेंटेंस को बनाने के लिए। और ऑब्जेक्ट जरूरी चीज नहीं होती, बास्केट होती है, बास्केट नहीं। लाइक बुक वाज सेंट, सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है आपका कि बुक भेजी गई थी, बस। तो ऑब्जेक्ट हो भी सकता है भी नहीं। फिर ऑब्जेक्ट फर्दर है क्या, वो नाउन है, वो प्रोनाउन है, वो कुछ भी हो सकता है। बुक वाज सेंट टू हिम, तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। तो आपके नाउन प्रोनाउन आपने ये देखने थे, और ये तीन वर्ड्स फिर आपके उसके बाद होंगे। आज आप लोगों ने रूल्स सही से पढ़े नहीं है मुझे लगता है, हालांकि 10 रूल्स थे बस एक्स्ट्रा। अच्छा मैं एक रुकइए जी। मैं एक बात कहना चाह रहा था यहाँ पे ना, ऑब्जेक्ट के हम्म। हवाले से ना बच्चों को अक्सर मसला आ रहा होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे पहचाने, सेंटेंस जी में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। देखिए जी बता दें आप। सीधा सा एक तरीका होता है ऑब्जेक्ट को पहचानने का। आप उस सेंटेंस का पैसिव वाइब बनाने की कोशिश करें। एक्टिव वाइज हाँ, ये पैसिव भी वाइज बड़े एग्जैक्टली होंगे। अगर पैसिव वाइब बन जाए तो उसका मतलब है ऑब्जेक्ट उसमें है। अगर पैसिव वाइब ना बने इसका मतलब है ऑब्जेक्ट उसमें नहीं है। एब्सेंट होता है, एग्जैक्टली एक ये मिसाल के बिल्कुल तौर ऐसा पे ही। ही गोज टू स्कूल, इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। ही गोज टू स्कूल, आप इसका पैसिव वाइब बनाने की कोशिश करें, आप नहीं बना पाएंगे। तो जिस सेंटेंस का पैसिव वाइब ना बने उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिसका बन जाए उसमें ऑब्जेक्ट होता है। चलिए मैडम कंटिन्यू करें। ठीक हो गया। अब एक्टिवाइज पैसिवाइज आएंगे फिर मजीद कम क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को इतना तो आता होगा कि ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की पैसिवाइज में। उन्होंने अच्छा ट्रिक बताया आपको। ओके, पिक द राइट वन। नेक्स्ट वन में आप लोगों का है, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर टू सब्जेक्ट्स, लेटर इज माय फेवरेट। और ये फेवरेट है, स्पेलिंग ऑल सब में ही हो गए हैं। और लास्ट मेन चीज आपने ये देखनी थी, लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर। रुकैया जी, बिल्कुल ये नाउन के बाद आते हैं, जो तीन वर्ड्स आपको बताए हैं ना, ये तीनों हमेशा नाउन के बाद आएंगे, उनसे पहले नहीं आ सकते। लाइक टीचर आपका अगर नाउन है ना, तो उससे पहले कंसर्न टीचर नहीं आएगा, टीचर कंसर्न आएगा। ओके, इसमें बिल्कुल हिना आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर टू सब्जेक्ट्स, लेटर बाद में आने वाले के लिए हम डबल टी ई आर वाला लेटर यूज करते हैं। लास्ट हम पोजीशन के लिए यूज करते हैं। और इस लेटर का मतलब होता है देर से आने वाली चीज, लेट, लेटर, लेटेस्ट, वो वाले जो होते हैं देर वाली चीज। तो यहाँ से आपका जो राइट ऑप्शन था वो फिर सी बन रहा। सॉरी। देन है पिक द राइट वन, कट द लॉफ इनटू, ये भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है। इसका आप लोगों ने क्या लगाया है, इसका आपने लगाया है बी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल ठीक है ही ना। कट द लॉफ इनटू हाफ्स, हाफ्स के साथ आप कभी भी टू नहीं लगाते। और जब आप उसको कट कर रहे हो, मतलब वो दो पीसेस में डिवाइड हो रहा है, तो आप प्लूरल लगाते हो उसके साथ, हाफ नहीं यूज करते दो चीजों के लिए, कि दो चीजें होंगी, हाफ्स प्लूरल यूज, और उसके साथ टू कभी भी यूज नहीं करते। तो बी ऑप्शन आपका राइट था। पिक द राइट वन, आई वॉन्ट, हाँ जी। इसमें क्या लगा है फिर, ये दोबारा पे लास्ट में आप लोगों ने बहुत गलती की थी, मैंने इसको फिर रिपीट किया है। आई वॉन्ट लिटिल मिल्क फॉर द टी, आई वॉन्ट अ लिटिल मिल्क फॉर द टी, आई वॉन्ट द लिटिल मिल्क। तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट है बिल्कुल। ये उसको आपको पता है कि थोड़ी सी आप सर्टेन हो कि आपको थोड़ा सा दूध चाहिए चाय बनाने के लिए, तो आपके ए अ लिटिल मिल्क लाओगे। अगर था ना पर कोई वर्ड है, कोई ऐसा वर्ड जो शो कर रहा, तो आप बिल्कुल भी सर्टेनिटी नहीं है आपके पास, देन आप सिंपल लिटिल लगाते। लेकिन आप यहाँ पे कंफर्म हो कि आपको थोड़ा सा चाहिए एक बन चाय बनाने के लिए, तो आप अ लिटिल का वर्ड यूज करोगे। ओके जी, सिनोनिम ऑफ डेफरेंस।
अब ये तो गलत नहीं करने चाहिए, चलो इंग्लिश में वहां पर समझ आती है रूल्स। तो सिनोनिम और एंटोनिम्स बिल्कुल गलत ना हो आपके, क्योंकि अभी तो बिल्कुल आप 30-30 कर रहे हो, तो बिल्कुल रुकैया। डिफरेंस हम कहते हैं रिस्पेक्ट को, इज्जत को, कर्टेसी मैनर्स को, इस सेंस में। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन बन रहा है। हाँ, सिनोनिम ऑफ डेनिजन। एग्जैक्टली इसको हम कहते हैं मकामी, जो स्टार्ट से रहने वाले रेजिडेंट लोग होते हैं, लोकल पीपल जो होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट बनता। देन आपका बनता है एंटोनिम। एंटोनिम ऑफ डेस्पिकेबल, पहले सिनोनिम आना चाहिए फिर उसका एंटोनिम। क्यों भाई हिना, इसके बाद वाले गलत क्यों है? सिनोनिम एंटोनिम तो नहीं होने चाहिए थे गलत। एग्जैक्टली डेस्पिकेबल हम कहते हैं कोई चीज जो नफरत के काबिल होती है उसको कहते हैं, तो उसका उल्टा हो जाएगा, जो चीज प्यार के काबिल होती है तो लवेबल। तो डेस्पिकेबल हम कहते हैं एनिमिटी की सेंस में भी आ जाता है, ज्यादा हेट्रेड की मीनिंग में आता है। ओके। अच्छा ही ना, वो कैब का मुश्किल देखो, मैं एक ये वाला करवा दूं फिर बताती हूँ, क्योंकि क्लास मैनेजमेंट हमें नेक्स्ट लिंक करना ही पड़ेगा, क्रिएट। एंटोनिम ऑफ डेक्सटेरिटी। ये आपका पास पेपर में अक्सर ही लफ्ज आया होता है, ये तो मेरा खुद पेपर वालों में आया हुआ है एक में डेक्सटेरिटी, इसलिए मैं इसको लाजमी देती हूँ। या इसका मीनिंग सिनोनिम आ जाए एंटोनिम इंपॉर्टेंट है। डेक्सटेरिटी, डेक्स्ट्रो एक होता है ना, डेक्स्ट्रो लिबर्टी, बचपन में कार्टून आते थे हम लोगों के, तो इसका क्या लगाया है? एंटोनिम ऑफ डेक्सटेरिटी। हम्म। नन ऑफ दीज एग्जैक्टली तहरीम, मैं यही नोटिस करती, सबका गलत है, मुझे लगता है कोई जवाब नहीं दे रहा है अभी भी। डेक्सटेरिटी हम वैसे कहते हैं माहिर होने को, स्किलफुल होने को, जो चीज़ बंदा बहुत किसी चीज़ में माहिर होता है। तो अब देखो उसका उल्टा हो जाएगा कि जो अनस्किलफुल बंदा है, अनाड़ी बंदे को कहेंगे। तो देखो अब एड्राइटनेस, मास्टरी, ऑडेसिटी कहते हैं बोल्डनेस को, मास्टरी और एड्राइटनेस तो कहते हैं माहिर होने को ही। तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो सिनोनिम याद, एंटोनिम के लिए सिनोनिम का होना जरूरी है याद, सिनोनिम्स याद किया करो, एंटोनिम तो खुद ही बना लेते हैं ना बंदा। अच्छा वो कैब याद करने का तरीका ही ना एक ये होता है, देखो आप सेंटेंस बनाया करो, सेंटेंस बनाओगे तो वो गैप काफी हद तक याद रखते हैं, 30 होते हैं ना डेली के, उसको उर्दू सेंटेंस में लेके जाया करो। अब मैं इसको याद करती डेक्सटेरिटी को, तो मैं क्या देती, मेरी अम्मी बहुत खाना बनाने में डेक्सटेरिटी रखती है, ये महारत रखती है, तो आप इस तरह थोड़ा सा उर्दू सेंटेंस में यूज करोगे ना, उसको कुछ याद रहेगा। सेकंड आप ना मुझे कल भी एक बच्ची ने कहा था, बच्चे ने, तो मैंने उसको कहा था कि आप ना अपने मोबाइल में ना सॉफ्ट ऐप यूज डाउनलोड कर लो, डॉन न्यूज़पेपर हो जाता है, आप प्ले स्टोर पर लिखो डॉन न्यूज़पेपर, डॉन ट्यूटोरियल्स, तो मेन मेन पहला पहला लिंक आ जाएगा, उसके फॉलोवर्स ज्यादा होंगे, व्यूज। तो आप उसको डाउनलोड कर लो, डेली का आपने ना हेड पेज पढ़ना है, तो इस तरह आपकी वो कैब और करंट अफेयर्स भी इंप्रूव हो जाएंगे, और खुद ही खुद इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। तो वो कैब आपको आहिस्ता आहिस्ता ना इतनी इंप्रूव हो जाएगी, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस तरह। तो आप डेली का इंग्लिश का एक पेज न्यूज़पेपर का पढ़ लोगे, डॉन न्यूज़पेपर का, और कोई पैसे भी नहीं लग रहे, अब तो इंटरनेट का दौर है, तो आप सॉफ्ट ऐप कर लो जिससे एक पेज। ओके चलो हमारे पास बीएड का देखो, देर आर 4 चिल्ड्रन, वन इज अडॉप्टेड एंड बीइंग निग्लेक्टेड इन द हाउस, इफ ही, ओहो, ये पता है क्या था, ये था इफ ही गोज टू स्कूल ही रिमेन्स डिस्टर्ब्ड, देन अकॉर्डेंस टू, कौन सी थ्योरी है कि वो स्कूल जाके डिस्टर्ब रह रहा है, और घर की कंडीशंस बता दी है। तो मुझे चैट बॉक्स में बताओगे जरा ये कौन सी थ्योरी है हमारी? एग्जैक्टली बी एडलर्स थ्योरी, अनमेट नीड्स। वो कहते हैं, एडलर्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपकी कोई जरूरियात पूरी नहीं हो रही, साइकोलॉजिकल अनमेट नीड्स हैं, तो आप डिस्टर्ब रहोगे, आपका बिहेवियर जो है वो नॉर्मल नहीं होगा। ओके नेक्स्ट आपके पास है पिक द राइट स्टेटमेंट। मिसबिहेवियर कैन अकर इफ द लेसन प्लानिंग is good. Misbehavior cannot occur if the lesson planning is good. Misbehavior can or cannot occur if lesson planning by teacher is good. None of these. क्या लगाया है इसका? लेसन मिसबिहेवियर कैन नॉट अकर, नहीं, इसका देखो यहाँ गलती की है, मिसबिहेवियर कैन अकर इवन इफ द लेसन प्लानिंग बाय टीचर इज गुड। ये मैंने निकाला है वहां से, आपने पढ़ा होगा, एक लाइन बार बार लिखी हुई थी मिसबिहेवियर के टॉपिक में, मिसबिहेवियर इज अ नेचुरल प्रोसेस। अब मेरी क्लास है ना, अगर 50, मोस्टली 30 या 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 30 में से हर एक का बैकग्राउंड अलग है। अगर मैं अपना लेसन बहुत ज्यादा अच्छा तैयार करके आती हूँ, अपनी तरफ से मैं 100% पॉइंट्स और हर चीज रखती हूँ, उसके बावजूद
बावजूद हमेशा मिसबिहेवियर क्लास में होगा। बच्चे आपस में बात भी करेंगे। मोस्टली मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस यही है कि मैं 100% दे रही हूँ होती हूँ अपना, फिर भी स्टूडेंट कोई अपना मोबाइल में यूज कर रहा होगा, इसको हम मिसबिहेवियर में लेते हैं। कोई मोबाइल यूज कर रहा है, चुप करके देख रहा है हल्का सा, कोई आपस में बात कर रहा है, कोई नोटबुक के थ्रू लिख रहा है, आपस में बात कर रहे हैं, कोई किसी का ध्यान कहीं और है, कोई बैकग्राउंड दिमाग में कोई और चीज सोच रहा है। तो मिसबिहेवियर, ये सारी चीजें मिसबिहेवियर में इंक्लूड होती है। मिसबिहेवियर ये नहीं आप टीचर से बस बदतमीजी से बात कर लोगे। मिसबिहेवियर है कि आपको, नहीं देखो, मिसबिहेवियर हमेशा होगा। जब हमेशा आपके पास जब भी 50 स्टूडेंट्स है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका लेसन प्लान कितना ही अच्छा है, मिसबिहेवियर हमेशा होगा। कैन और कैन नॉट की ऑप्शन बचती नहीं है। मिसबिहेवियर इज अ नेचुरल प्रोसेस। स्टूडेंट हमेशा डिफरेंट बैकग्राउंड से आया होता है, हर एक का डिफरेंट बैकग्राउंड है, और अकॉर्डिंग टू एडलर्स थ्योरी किसी न किसी की कोई ना कोई अनमेट नीड होगी, और वो मिसबिहेवियर शो करेगा ही करेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है 30 में से कोई एक बच्चा मिसबिहेवियर शो ना करे। मिसबिहेवियर इज अ नेचुरल फिनोमिना बाय एडलर्स। और अब आप खुद देख लो, कोई ना कोई ऐसा जरूर होता होगा आपके साथ कि आप डिस्टर्ब होगे क्लास में। तो उस चीज, अगर आप टीचर को आप 100% नहीं दे रहे, वो टीचर सिखा रहे हैं, आप उसको 100% नहीं सीख रहे, तो ये आपका एक बेसिकली मिसबिहेवियर है अकॉर्डिंग टू एडलर्स। तो उसके मुताबिक मिसबिहेवियर इज अ नेचुरल फिनोमिना, और टीचर कितना अच्छा 100% दे दिया अपना, हमेशा मिसबिहेवियर होगा, बिकॉज स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स। तो ये मैंने वहीं से निकाला है आपकी अनमेट नीड से ही, कि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो ए ऑप्शन है, मिसबिहेवियर ऑलवेज ऑकर इवन देयर इज 100% बाय टीचर। रूल्स शुड बी मेड टू अवॉइड मिसबिहेवियर्स बाय 43। रूल्स किसको बनाने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? एग्जैक्टली, रूल्स हमेशा टीचर स्टूडेंट दोनों को बनाने चाहिए। अगर टीचर खुद ही अकेला रूल बना लेगा, स्टूडेंट को थोड़ा बहुत नहीं पसंद आएगा, तो स्टूडेंट डंडी मारने की ट्राई जरूर करेगा। सारे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं बन सकते, क्योंकि स्टूडेंट हर चीज, तो स्टूडेंट तो कहना बस 15 मिनट की क्लास हो, पौना घंटा टीचर बातें करे, ऐसे नहीं होता। रूल्स जो हैं वो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के मुताबिक बने चाहिए। दोनों जब एग्री करेंगे 100%, देन वो इम्प्लीमेंट, दोनों इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और एक आपकी क्लास मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी। एल्डर्स मॉडल इज मेनली अप्लाइड ऑन, ये किसका, इसका क्या लगा है? इसमें एक लाइन थी जहाँ पे मैं बताती हूँ फिर वाले से मुझे बताओ इसका लगाया क्या है। एल्डर्स मॉडल इज मेनली एप्लीकेबल अर्ली स्टेज पे। एग्जैक्टली वो कहता है जितनी ज्यादा स्टार्टिंग में ही बच्चे को आप सेटिस्फाई रखोगे, उसकी साइकोलॉजिकल नीड करोगे, स्पेशली वो कहते हैं जो घर का टाइम होता है ना, जब स्कूल उसने ज्वाइन भी नहीं किया हुआ, प्री स्कूल टाइम, केजी वाला टाइम जब बच्चा होता है, तो उसमें उसकी साइकोलॉजिकल नीड सारी प्रॉपर पूरी करो, ताकि वो मिसबिहेवियर की तरफ जाए ही नहीं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता आइडियल लाइफ में। वो एक आइडियल कंडीशन दे रहे हैं, लेकिन उसका मेन जो मॉडल है वो मेनली अर्ली एजेस के लिए है, कि अर्ली स्टेज पे अगर बच्चे की अल्टीमेट नीड होगी, पूरी जिंदगी उसके दिमाग में वही चीज रहती है। अ टूल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू एक्सप्रेस फीलिंग इफेक्टिवली एंड एक्यूरेटली। टूल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन, अपनी फीलिंग्स को एक्यूरेटली बता देना, इस चीज को हम क्या कहते हैं, टीचर सिखाते हैं? आई मैसेजेस इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल होती है। स्टूडेंट क्या करते हैं, एम मैसेजेस, ये कौन से मैसेजेस होते हैं हिना? ये तो मुझे भी नहीं पता। बाकी मैंने खुद डालते हैं ऑप्शंस, ओनली आई मैसेजेस हैं जो कि हम बेसिकली यूज करते हैं। आई मैसेज, अच्छा तुक्का लगाते, क्यों आज आपने पढ़ी नहीं थी पीडीएफ? पीडीएफ में है आई मैसेजेस, एक टूल जो कि टीचर अपने बच्चों को सिखाता है कि वो अपनी फीलिंग्स को इफेक्टिवली एंड एक्यूरेटली बता दें। लाइक फॉर एग्जांपल की बात करती हूँ, कि एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, क्लास में प्रॉपर पढ़ा रहा है वो, और दरमियान में ना कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि अगर उनको बीच में इंटरप्ट कर दिया जाए ना, तो उनका टेम्पो टूट जाता है, वो दोबारा कभी भी उसी पेस के साथ नहीं पढ़ा सकते। तो एक टीचर उस तरह पढ़ाने वाला है, उस पेस के साथ पढ़ाने वाला है, देन कोई टीचर स्टूडेंट बोल दे तो उसका खत्म हो जाएगा काम। तो क्या करता है, वो अपने स्टूडेंट्स को सिखा देता है कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही, तो आप एक्सप्रेशन से भी बता देता है, और टीचर उस चीज को समझ ले, इसको आप कहोगे आई मैसेजेस। एग्जैक्टली, कनेक्ट फीलिंग्स विद बिहेवियर, कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके एटीट्यूड से पता चल जाए। आपको समझ नहीं आ रही, मैं आपका शक्ल देख के मैं बता दूं कि बच्चे को नहीं समझ आ रही, मैं खुद ही खुद ऑटोमेटिकली उसको एक्सप्लेन कर दूं दोबारा से। इस चीज को आप कहोगे आई मैसेजेस की टर्म में, कि अपनी फीलिंग्स को इफेक्टिवली बता देना थ्रू प्रॉपर बिहेवियर।
अब वो बिहेवियर किसी टाइप का हो सकता है, उस चीज को, अपनी फीलिंग्स को बेसिकली शो करना बिहेवियर से, दैट इज कॉल्ड आई मैसेजेस। According to teachers, effective training, main responsibility of behavior is on. टीचर्स इफेक्टिव ट्रेनिंग, थर्ड मॉडल आ गया हमारा। इसमें बिहेवियर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है? हाँ जी, इसका क्या लगा? स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली ही ना। टीचर्स इफेक्टिव ट्रेनिंग में वो कहते हैं टीचर का काम है बिहेवियर सिखाना, और टीचर सिखाता है, लेकिन उसके बाद जो स्टूडेंट बिहेवियर शो करता है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है उन बिहेवियर्स का। इसका मेन थीम, इसका मेन पॉइंट ये है, स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ऑन बिहेवियर्स, कि जो भी बिहेवियर शो कर रहा है वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की है, ना कि टीचर की। टीचर का काम सिखाना है एक दफ़ा, उसके बाद अगर वो नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा तो स्टूडेंट उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। ओके, 47th एमसीक्यू आपका, क्लास मैनेजमेंट इंक्लूड थिंग्स। क्लास मैनेजमेंट में आपकी कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? क्लास मैनेजमेंट इंक्लूड्स एग्जैक्टली ऑल ऑफ दीज। देखो, क्लास मैनेजमेंट में बेसिकली हम कॉन्सेप्ट लेते हैं कि क्लास को मैनेज करना, क्लास को चुप करवा के लेसन दे देना, नहीं। क्लास मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स, मटेरियल्स, कॉन्टेक्स्ट, फर्नीचर, हर चीज़ जो कि इफेक्टिव लर्निंग के लिए ज़रूरी है वो क्लास मैनेजमेंट है। अगर आपकी सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी नहीं है तो आपकी क्लास मैनेजमेंट अच्छी नहीं कहलाएगी। फर्नीचर हार्ड है तब भी क्लास मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। अभी नेक्स्ट में है, मैं एक एमसीक्यू बना चुकी हूँ, नेक्स्ट का टेस्ट में बनाती हूँ ऑलरेडी, की और बिजी रूटीन चल रही है थोड़ी बहुत, तो मैं पहले बना के रखता हूँ। तो उसमें आप अभी आएगा ना, फर्नीचर से रिलेटेड पढ़ोगे पीडीएफ, तो मैंने उसमें वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि फर्नीचर का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। एक मिथ है हमारी कि जितना सख्त चेयर हो टीचर स्टूडेंट एक्टिव बैठता है, नहीं। हमें सख्त चेयर चेयर नहीं देनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू थियरीज, हमें कहते हैं कि जितना कंफर्टेबल सोफा होगा स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटी उतनी अच्छी होगी। उसे कंफर्ट से कंफर्ट लेवल दो ताकि वो अच्छा लर्नर बने। तो क्लास मैनेजमेंट में सारी चीजें आ जाती है, ऑल ऑफ दीज। Capacity of the ECE teacher to perceive the needs of their with the capacity and care is called, ये एक टर्म है जो कि आप यूज करते हो बीएड में, कि टीचर ईसीई टीचर की कैपेसिटी कि वो स्टूडेंट की नीड्स को और परसीव कर लेगा कैपेसिटी केयर के साथ। तो उस चीज को आप क्या कहते हो? विद इटनेस। रुकैया, ईसीई स्टैंड्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर। लास्ट टाइम मैंने एमसीक्यू दिया था आप लोगों को, बट डज ईसीई स्टैंड्स, ईसीई टीचर होता है हमारे पास जिसका एब्रीवेशन है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर। तो अगर वो स्टूडेंट्स की नीड्स को परस्यू करते हैं विद केयर एंड कैपेसिटी, तो इसको हम कहते हैं विद इटनेस। स्टूडेंट्स की कैपेसिटी नीड्स का ख्याल रखना, सिंपल वर्ड्स में। Okay, next आपके पास, our teacher is roaming in the classroom. He notices that a student is eating lunch silently while checking notebook of the other student. This term is called, इसको आप क्या कहते हो? ओवरलैपिंग, एग्जैक्टली। ओवरलैपिंग हम क्या कहते हैं? एक टीचर एक टाइम में मल्टीपल टास्क कर लेना, इस चीज को हम कहते हैं ओवरलैपिंग। लाइक एक मैं पढ़ाती हूँ, फिजिकल क्लास की बात हो रही है, मैं पढ़ा रही हूँ तो क्लासरूम के दरमियान मैं जज कर रही हूँ, पढ़ा साथ साथ पढ़ा भी रही होती है टीचर। उसका ध्यान ये भी है कि कौन कौन अटेंटिवली बैठा है, उसका ध्यान ये भी है कि एक स्टूडेंट पीछे नहीं पढ़ रहा, उसको पता चल जाए कि वो मोबाइल के नीचे बैठ के कुछ और देख रहा है। तो एट अ टाइम वो मल्टीपल टास्क कर रहा है, पढ़ा भी रहा है, स्टूडेंट्स को जज भी कर रहा है, उसने जज एक स्टूडेंट को कर भी लिया कि वो शरारतें कर रहा है। इस सारी टर्म्स को हम कहते हैं ओवरलैपिंग। भी हम टर्म्स यूज करते हैं स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, सॉरी। और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग किसी टीचर में होगी, मतलब उसकी उतनी ज्यादा अच्छी क्लास मैनेजमेंट होगी, कि वो उतनी ज्यादा बच्चों को ऑब्जर्व करे एट ए टाइम, उसमें मल्टीटास्किंग कैपेसिटी है। अच्छा, मुझे मल्टीटास्किंग से एक वो आ गया है याद, एट द एंड हम डिस्कस करते हैं, मुझे याद दिलाना मल्टीटास्किंग, लेक्चर के एंड में वाइवे का एक क्वेश्चन होता है। अ गुड टीचर कीप्स द डेड टाइम, इसका क्या रखें? हाँ ही ना, सी नहीं। डेड टाइम होता है वो टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जितना वेस्टेज, लाइक फॉर एग्जांपल डेड टाइम हम कहते हैं एक टीचर दूसरे एक काम से दूसरे काम पे गया, या एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे गया है, तो उस पेस को उसने बरकरार रखना है कि विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो डेड टाइम बेसिकली है वो टाइम जो क्लास में वेस्ट हो जाए। तो वेस्टेज टाइम आपने कम से कम रखना, मॉडरेट लेवल पे नहीं रखना।
मैक्सिमम तो बहुत ही गंदा टीचर हो जाएगा ना। मॉडरेट लेवल भी अच्छी बात नहीं है, जितना डेड टाइम कम से कम है उतना वो अच्छा टीचर है, कि वेस्टेज ऑफ टाइम कम कर रहा है, मेन काम उसका लर्निंग है। ओके, एबिलिटी इन विच वी अप्रिशिएट और सेल्फ एंड और इनहेरेंट वर्थ इज कॉल्ड, ये आप लोगों की डेफिनेशन दी थी। बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं था, लेकिन फिर भी चलो एक अच्छी चीज़ है। एबिलिटी इन विच वी अप्रिशिएट और सेल्फ, हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वैसे, खैर। सेल्फ इस्टीम, एग्जैक्टली, अपने आप को इंटरनल मोटिवेट करना और अपने आप को मोटिवेट करके ऊपर रखना, इस चीज़ को हम कहते हैं सेल्फ इस्टीम। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ इस्टीम लेके आनी चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी ही हो, अगर मैं आपको डरा दूं कि नहीं आप लोगों को तो एफपीएससी में हो ही नहीं सकता, तो आप लोग ठीक है, रुक गया, मैं बताती हूँ, एमसीक्यू को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अभी आगे रह रहे हमारा एक एमसीक्यू और रह रहा है, सब्र करो। अगर मैं आपको अभी से डरा दूं कि कंपटीशन इतना ज्यादा है, आप लोग तो कर ही नहीं सकते, तो कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का। सिर्फ 5-6 तो सीटें हैं, अप्लाई करने वाले इतने ज्यादा हैं, और ये और वो, बल्कि 2 सीटें भी हैं ना सेकंड वाले बच्चों के लिए। तो इस चीज को क्या होगा कि मैं आप लोगों का सेल्फ स्टीम को कम कर रही हूँ। नहीं, टीचर का काम किया, उसका काम ये है, और मेरा वाकई यही होता है। मैं तो हमेशा एक सीट को भी कहती हूँ कि एक सीट पे भी अप्लाई करो आप लोग, किसी ने तो लेके जानी है ना। आप अप्लाई करोगे तो कंपटीशन में आओगे, आप ऐसे ही बैठ जाओगे कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती, 2 है, कोई फायदा ही नहीं है, तो बस वहीं पे चांस खत्म हो गया। और ऑनेस्टली बताऊं तो मोस्टली एक सीट ज्यादा लगी रहती है, तो जहाँ एक सीट हो ना वहां तो लाजमी अप्लाई किया करो, मेरे लिए तो एक सीट बहुत लगी रहती है। टीचर्स हु कीप देयर स्टूडेंट्स ऑन टोज, दे इंट्रोड्यूस मोर लर्निंग देन अदर्स। मतलब कीप देयर स्टूडेंट्स ऑन देयर टोज का मतलब है स्टूडेंट्स को एक्टिव रखना, किसी भी तरीके से उनमें उनको एक्टिव रखना। उनको ये कह देना लाइक कि अब सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को कहूँ कि ध्यान रखो, अब आगे वाला आने वाला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, तो आप लोग थोड़ा अटेंटिव हो जाओगे कि अच्छा आगे वाला एक मुश्किल है, तो मैं थोड़ा ध्यान करूँ। तो डिफरेंट टेक्टिक्स को यूज करके टीचर स्टूडेंट्स को एक्टिव रखता है, इस चीज को हम कहते हैं कीप द स्टूडेंट्स ऑन टोज। और जो टीचर्स अपने स्टूडेंट को एक्टिव रख पाता है उसको हम कहते हैं वो क्या कर रहा है, वो लर्निंग ऑब्वियसली ज्यादा करवाएगा, उनकी स्टूडेंट एक्टिव हो गया है।